हेलो, दिस इज़ डॉक्टर शारिक नदीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी होंगे। आज कई दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी और ये मॉनसून मौसम भी चल रहा है कि सर डेंगू के बारे में कुछ बात करें। डेंगू नॉर्मली सबको पता है क्या होता है, बट कुछ कुछ जो चीज़ें हैं जो आपको शायद ना पता हो, उसके बारे में आज हम लोग लाइट डालेंगे उस पर। जैसे कि डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है, आप सभी को पता है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, ये मॉस्किटो से होता है। और जब हमारा मॉस्किटो जो भी मच्छर हमें बाइट करता है, 5 से 6 दिन बाद हमारा सिम्टम आना शुरू होता है। ये तो आप सभी को पता है। अब सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। फीवर इसका सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। बुखार आता है, बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है और कपकपी ठंड देके बुखार आता है, चिल्स के साथ आता है। इसके साथ साथ हमको वॉमिटिंग होती है, हेडेक होता है और पूरे बॉडी में दर्द होता है, हर जॉइंट्स में दर्द होता है। इसीलिए WHO ने इसको बोला है ब्रेक बोन फीवर। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो डेंगू में सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो रेट्रो ऑर्बिटल पेन, जिसको आंखों के चारों तरफ होने वाले दर्द, ये हमारा क्लासिकल डेंगू का एक क्लिनिकल फीचर है। तो अब बात करता हूं मैं, डेंगू को 3 तरीके से विभाजित या उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। WHO ने 2009 में एक डेफिनेशन दी जिसमें 3 कैटेगरी में डेंगू को क्लासिफाई किया गया। पहला, डेंगू विदाउट क्लिनिकल सिम्टम या विदाउट वार्निंग साइन, डेंगू विथ वार्निंग साइन और सीवियर डेंगू। ये 2009 में WHO ने इसको चेंज किया। पहले क्या होता था, डेंगू जो नॉर्मल डेंगू होता था, उसके बाद डेंगू हेमोरेजिक फीवर होता था और डेंगू शॉक सिंड्रोम होता था। अब अगर मैं मोटा मोटा बात करूं, डेंगू के 3 क्लास होते हैं या 3 उसके फेजेस होते हैं। पहला क्या होता है, फेब्राइल फेज, जिसमें बुखार आता है और उसमें आप देखें तो जो मैंने बताया रेट्रो ऑर्बिटल पेन, आंखों के चारों तरफ दर्द होता है, ये क्लासिकल होता है फेब्राइल फेज में। बुखार आता है, पैरासीटामोल लिए बुखार खत्म हो गया, 2-3 दिन बाद फिर से बहुत तेज बुखार आता है, इसको सैडल बैग फीवर बोलते हैं। फीवर आया, आपने दवाई ली, 2 दिन सही हुआ, फिर से स्पॉन्टेनियसली फीवर आ गया और हाई ग्रेड, ये है। दूसरा है फेब्राइल फेज के बाद एक होता है क्रिटिकल फेज। क्रिटिकल फेज में क्या देखा गया है कि शॉक वाला फीचर हमको देखने को मिलता है, जैसे हमारे हथेली ठंडी पड़ने लगती है, ब्लड प्रेशर एकदम कम हो जाता है, आपका धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं, टैकीकार्डिया हो जाता है, ये होती है क्रिटिकल फेज। तीसरी फेज जो होती है, एक होती है फेब्राइल इनिशियल फेज, क्रिटिकल फेज और रिकवरी फेज। रिकवरी फेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली फेज रिकवरी फेज होती है, क्योंकि पेशेंट को या उसके अटेंडेंट को लगता है कि वो सही हो रहा है, डेंगू हमारा जो फीवर होता है वो कम होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान इसी फेज में देना है। सबसे ज़्यादा प्लाज्मा लीकेज या खून की जो ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन होती है, वो प्लेटलेट सबसे तेज़ी से इसमें डाउन होती है रिकवरी फेज में। तो 3 फेज हो गई। डेंगू के वार्निंग साइन की अगर हम बात करें, जो आप सभी को पता होना चाहिए, पहला चीज़, पेट में सडन बहुत दर्द होना, एक्यूट एब्डोमिनल पेन, उसके साथ वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होना। उसके साथ साथ जब आप CBC की जो ब्लड की जांच होती है नॉर्मली, वो कराते हैं तो उसमें हिमेटोक्रेट एक तरीके का हमारा पैरामीटर होता है जो देखते हैं, वो सडनली बढ़ता है। कितना बढ़ता है? अगर 20% बेस लाइन से ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप सतर्क हो जाएं, ये वार्निंग साइन है। उसके साथ साथ एक ये ऐसी पेक्यूलियर बीमारी है जिसमें हीमोग्लोबिन प्रतिदिन बढ़ता है, आज 12 है, कल 13 है, परसों 14 हो जाएगा। ये एक आपको डिफ्रेंशिएट करता है और भी इन्फेक्शियस डिजीज या और किसी मॉनसून वाली बीमारी से। ये तो वार्निंग साइन हो गई। उसके साथ साथ वॉमिटिंग होगी और जो हमारा शॉक है, सबसे ज़्यादा शॉक को हम कैसे पहचानेंगे, हमारे हथेली ठंडी पड़ जाएगी, हमारा पैर की तलुआ ठंडा पड़ जाएगा, BP सडनली बहुत कम हो जाएगा, ऊपर वाला 90, नीचे वाला 40-50 हो जाएगा, और आपको टैकीकार्डिया मतलब धड़कनें बहुत तेज़ होंगी, तो मतलब ये शॉक में जा रहा है पेशेंट। सीवियर डेंगू कब बोलेंगे, एक तो ये बता दिया। दूसरी चीज़, प्लेटलेट आपकी सडनली कम हो रही है,
50,000, फिर 30,000, फिर 10,000 हो गई। कहीं आपको ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन आपको दिख रहा है कि पूरे बॉडी में कहीं चकत्ते पड़ रहे हैं या खुजली हो रही है, सीवियर प्रूराइटिस हो रही है, न्यू ऑनसेट रैश, पहले खुजली रैश नहीं था, अभी सडनली रैश हो गया पूरे बॉडी में। रैश कैसे पहचानेंगे? पूरे बॉडी में रैश होता है और हथेली और पाम में, जो हमारी हथेली है और नीचे तलुए में खुजली नहीं होती, रैश नहीं होता, सबसे पेक्यूलियर चीज़ है। दूसरी चीज़, आपको इंटरनल ब्लीडिंग आपको देखनी है, पहचानना है। इंटरनल कैसे देखेंगे आप? मान लीजिए आपको उल्टी हुई, उसमें तो खून नहीं आया, कफ है उसमें तो खून नहीं आया, आप स्टूल पास करें लैट्रिन में खून तो नहीं आया, वो इंटरनल ब्लीड होता है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई एडेमा, कोई सूजन तो नहीं है, फ्लूइड ओवरलोड। क्योंकि अमूमन क्या देखा जाता है कि जो हमारे क्वैक्स होते हैं या जिसको नहीं पता होता वो खूब सारा फ्लूइड देते हैं और पल्मोनरी एडेमा में पेशेंट चले जाने लगता है। पल्मोनरी एडेमा क्या होता है? छाती में पानी भर जाना, या तो पेट में पानी भर गया, एसाइटिस हो गई, ऐसा आपको देखना है। ये है तो ये सीवियर डेंगू है, आपको फौरन एडमिट होना है। तो ये तो मैंने बता दिया। उसके साथ साथ टेस्ट क्या कराएं? लोगों के मन में मानसिकता होती है कि बस डेंगू का टेस्ट आ गया, डेंगू पॉजिटिव है निगेटिव है, लेकिन क्या टेस्ट है ये बड़ी बात है। आज ही सुबह की एक पेशेंट की बात मैं बताऊं, उसका डेंगू 3 बार कराया गया, किसी ने कराया होगा उसका गांव में, वो निगेटिव आया, बट उसकी प्लेटलेट पहले 50,000 हुई, फिर 26,000 हुई, आज सुबह 9,500 प्लेटलेट पे उसको एडमिट कराना पड़ा। तो इसलिए आप याद करें कि पहले 5 से 6 दिन में डेंगू NS1 कराना है। डेंगू NS1 कराना है। 2 तरीके का आता है, एक होता है रैपिड कार्ड टेस्ट, जो कि फौरन एक कार्ड की तरह देख के बता देते हैं, दूसरा एलिजा बेस्ड टेस्ट होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एलिजा बेस्ड जो डेंगू NS1 होता है वो सुपीरियर होता है, उसको कराएं। करीबन 95% उसकी सेंसिटिविटी होती है, 95%, 100 में से 95 बार वो सही बताएगा। ठीक है। उसके बाद RT-PCR भी डिटेक्शन होता है, जिस तरह हम लोग वायरस का डिटेक्शन करते थे कोविड में, कोरोना में, इसी तरह RT-PCR आपका डेंगू वायरस भी डिटेक्ट कर सकता है। ये तो पहले 5 से 6 दिन की बात है। उसके बाद अगर पेशेंट आ रहा है तो हम लोग कराते हैं डेंगू IgM। IgM एक एंटीबॉडी होती है, इससे पता लगता है कि डेंगू हो चुका है और हमारा शरीर लड़ने में सक्षम है या नहीं। तो IgM एक्यूट इन्फेक्शन बताता है। और 10 से 14 दिन के बाद डेंगू IgG कराया जाता है, उससे ये पता लगता है कि पहले डेंगू हो चुका है या क्रॉनिक इन्फेक्शन है। ये बताऊं, अब मैं कुछ 4-5 क्वेश्चंस लोगों के आए हैं, मैं उसको एड्रेस करना चाहता हूं। तो सबसे पहले ये पूछा गया है कि जो फीवर आता है वो कितने दिन में खत्म होता है या कम होता है। तो मोटा मोटा देखा जाए ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है, मुझे अलग होगा, आपको अलग होगा, किसी पेशेंट को अलग होगा। फीवर 3 से 7 दिन तक होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है और फीवर लगातार बना रहता है। नॉर्मली हम लोग ओवर द काउंटर जाके पैरासीटामोल लेते हैं, फीवर कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। सडनली 2 दिन बाद फीवर बहुत तेज़ आता है, एकदम कपकपाहट के साथ आता है, चिल्स के साथ, जिसको मैंने बताया था सैडल बैग फीवर। ये होता है 3 से 7 दिन तक रह सकता है। दूसरा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सीवियर डेंगू जो मैंने आपको बता दिया कि पेट में पानी भरना, छाती में पानी भरना, उसके साथ साथ हाइपोटेंशन, जो भी शॉक का भी सिम्टम बताया मैंने कि बहुत सारा जो आपका BP है वो सडनली कम हो गया, आपकी हार्ट रेट बढ़ गई, आपका तलुआ और पाम ठंडा होने लगा, ये होता है सीवियर डेंगू या शॉक का सिम्टम। ये क्वेश्चन है। दूसरा एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आया, बहुत कॉमन है कि क्या डेंगू में एंटीबायोटिक रिकमेंडेड है। तो ऐसी कोई लिटरेचर नहीं है जिसमें एंटीबायोटिक को प्रिस्क्राइब करने में, डेंगू में प्रिस्क्राइब करना बताया गया है। लेकिन हाँ, अगर यूजुअल टाइम से, जैसे मैंने बताया 5 से 7 दिन तक फीवर रहता है, अगर आपका फीवर कंटिन्यू कर रहा है 10 दिन 12 दिन, तो हम ये एज्यूम करते हैं, ये सोचते हैं कि कोई इसको कोई इन्फेक्शन या मिक्स्ड इन्फेक्शन है। इसका मतलब डेंगू के साथ और कोई भी इन्फेक्शन चल रहा है, चाहे वो बैक्टीरियल का इन्फेक्शन भी हो सकता है जैसे टाइफाइड हो सकता है, और कोई पैरासाइट इन्फेक्शन हो सकता है जैसे मलेरिया हो सकता है, और कोई साथ में वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है जैसे चिकनगुनिया। तो वहाँ पर एंटीबायोटिक देना चाहिए या हम दे सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। उसके साथ साथ क्या होता है, हर दिन देखिए, अगर
सही से देखा जाए तो प्रतिदिन एवरी डे हमको सीबीसी कराना चाहिए, हीमोग्लोबिन और हिमेटोक्रेट देखना चाहिए। हीमोग्लोबिन निरंतर कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है, 12, 13, 14, फिर कम होगा। हिमेटोक्रेट बढ़ रहा है फिर कम होगा। अगर वो 20% से ज़्यादा बढ़ गया तो आप सतर्क हो जाएं, ये सीवियर डेंगू की तरफ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको चीज़ें बता दी कि क्या होता है आपका इन्वेस्टिगेशन में, कब कब क्या कराना है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर एसजीओटी पीटी भी हम लोग क्यों कराते हैं, लीवर फंक्शन। तो जी हाँ, लीवर फंक्शन भी देखते हैं हम, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर एसजीओटी पीटी जैसे हाइयर वैल्यू उसकी 40 होती है, तो 40 से अगर 5 गुना तक भी बढ़ गया, वो 200, 250 तक भी हो गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अगर 1000 तक पहुंच गया, 1000 से ऊपर हो गया, तो कोई ना कोई अंदर लीवर डैमेज डेंगू वायरस करना शुरू कर दिया है। और क्या क्या टेस्ट कराते हैं, प्रोटीन टेस्ट कराते हैं। अगर एल्ब्यूमिन कम आ रहा है हमारा प्रोटीन में, इसका मतलब वो सीवियर डेंगू या शॉक में जाने की संभावना बढ़ गई है। तो क्या क्या कराएंगे आप, सबसे पहले सीबीसी कराएंगे, जिसमें हम लोग टीएलसी देखते हैं। टीएलसी डब्ल्यूबीसी होता है, वो कम आता है वायरल इन्फेक्शन में। और सबसे पहला पैरामीटर जो सही होता है डेंगू में, वो टीएलसी बढ़ना शुरू होता है, पहला। दूसरा हीमोग्लोबिन देखेंगे, मैंने बताया। हिमेटोक्रेट देखेंगे, जिसको पैक्ड सेल वॉल्यूम पीसीवी भी कहते हैं। उसके साथ साथ आपको प्लेटलेट देखना ही देखना है। और आप कराएंगे एलएफटी, जिसमें एसजीओटी पीटी देखना है, एल्ब्यूमिन देखना है प्रोटीन, और रीनल फंक्शन टेस्ट, किडनी भी देखना है कि क्या किडनी भी डैमेज तो नहीं कर रही है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि एडमिशन किसको किसको लेना चाहिए। मतलब अगर आप घर पे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, तो किसको किसको एडमिट करना चाहिए। पहला चीज़, जो शॉक में जा रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत लेथार्जी, एकदम ढीला हो गया पेशेंट, सो रहा है, उसको उसकी बीपी अगर देख रहे हैं तो बीपी कम आ रहा है, धड़कनें बहुत तेज़ हो रही हैं, तो एक तो ये है। दूसरा है, अगर कोई कोमॉर्बिडिटी उसको पहले से है, कोई आपको लंग की बीमारी है, सीओपीडी वगैरह, तो इसमें कराते हैं, क्योंकि पल्मोनरी एडेमा, छाती में पानी भरने की संभावना ज़्यादा होती है। कोई हार्ट की बीमारी है तो उसको हम लोग एडमिट करते हैं। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आया है कि जो प्राइमरी डेंगू होता है, जो प्राइमरी पहला डेंगू होता है, कई बार पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आता, लेकिन प्लेटलेट धीमे धीमे डाउन होता है। जैसे मैंने बताया, सुबह वाले मेरे पेशेंट में कोई सिम्टम नहीं, दौड़ रहा है, हर चीज़ कर रहा है, बट सडनली सीबीसी कराया उसने, इंसिडेंटली पता लगा कि उसकी प्लेटलेट कम हो रही है, और होते होते 10,000 तक पहुंच गई। आज उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ा। तो इस पे भी आप ध्यान दें। एसिम्टोमेटिक डेंगू भी हो सकता है, जिसमें कोई सिम्टम ना आए, जिसको हम लोग प्राइमरी डेंगू भी बोलते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। नॉर्मल जो डेंगू के, जो आप जानते हैं, सभी लोगों की धारणा होती है नॉर्मली कि प्लेटलेट कम हो रहा, प्लेटलेट कम हो रहा, प्लेटलेट चढ़वाना है। मैं आपसे कहता हूँ, प्लेटलेट तो इंपॉर्टेंट है ही है, उससे ज़्यादा या उससे बराबर इंपॉर्टेंट है हिमोटोक्रेट देखना। हिमेटोक्रेट अगर बढ़ रहा है तो मतलब कि ब्लड का थक्का बन रहा है, हीमो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, वहाँ सबसे ज़्यादा प्लाज्मा लीकेज होने की संभावना होती है। और मैं आपको एक सजेशन दूं, जब आपको लगे कि डेंगू मेरा सही हो रहा है, फीवर मेरा सही हो रहा है, सबसे ज़्यादा सतर्क वहाँ रहें, क्योंकि सडनली प्लेटलेट ड्रॉप होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, 10,000 उससे भी कम, तब आपको प्लेटलेट चढ़ाना पड़ता है। अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, प्लेटलेट चढ़ाना होता है क्या? तो जी हाँ, प्लेटलेट चढ़ाना होता है तभी जब 10,000 से कम अगर प्लेटलेट हो गई और उसके साथ कहीं विजिबल ब्लीडिंग, कहीं हमें दिख रहा है कि खून के थक्के बन रहे हैं, या तो खून कहीं से आ रहा है, चाहे गम से आ रहा है मुंह के अंदर से, या कहीं से दिख रहा है आपको, या तो कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो, जैसे कि कोई कफ में ब्लीडिंग आ रही हो, वॉमिटिंग में ब्लीडिंग आ रही हो, या तो स्टूल में ब्लीडिंग आ रही हो, तब मैं रिकमेंड करूंगा आपको, आप प्लेटलेट से ज़्यादा फ्रेश फ्लोजन प्लाज्मा, मतलब होल ब्लड चढ़ाएं, क्योंकि प्लेटलेट जो होता है वो कई सारे डोनर से मिलकर प्लेटलेट निकालते हैं। एक यूनिट प्लेटलेट से करीबन 5,000 प्लेटलेट बढ़ती है, लेकिन अगर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या होल ब्लड आप चढ़ाते हो तो एक यूनिट से करीबन 10 से 12,000 प्लेटलेट बढ़ती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत लाभदायक होगी। कोविड के जो पैंडेमिक था, या अभी चल भी रहा है, थोड़ा बहुत कम हुआ है, उसके साथ साथ ये हमको डेंगू सीज़न देखने में बहुत मिल रहा है कि मॉनसून में डेंगू बहुत सारा पेशेंट आ रहे हैं और बहुत ही
कभी कभी कॉम्प्लिकेशन भी हो जा रही है और इवन डेथ भी हो जा रही है। तो आज का जो मेरा ये टॉपिक था, क्या डेथ हो सकती है डेंगू से, तो जी हाँ बिल्कुल हो सकती है, अगर आप सतर्क रहें, समय रहते डॉक्टर से परामर्श लें और एडमिट हो जाएं, तो आप अपने कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर आपको आईवी फ्लूइड देता है खूब सारा, और वो एडमिट करके जो भी आगे प्रोटोकॉल होता है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो आपको चलाता है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई, आप इसको ज़रूर शेयर करें, जो भी आजकल डेंगू सीज़न चल रहा है लोगों को तक शेयर करें और अपना प्यार इसी तरह देते रहें। थैंक यू सो मच।